नमस्कार। चलिए आज इतिहास के पन्नों को पलटकर एक ऐसे साल में चलते हैं जिसने हिंदुस्तान का मुस्तकबिल हमेशा के लिए बदल दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं 1857 के महाविद्रोह की। यह सिर्फ एक बगावत नहीं थी, ये एक ऐसा तूफान था जिसकी जमीन दशकों से तैयार हो रही थी। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम सबसे पहले उन वजहों को जानेंगे जो धीरे धीरे सुलग रही थीं। फिर देखेंगे कि वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इस आग को भड़का दिया। इसके बाद हम इस लड़ाई के अहम किरदारों और मैदानों पर नजर डालेंगे और आखिर में समझेंगे कि इस विद्रोह का नतीजा क्या निकला और इसने हमारे इतिहास पर क्या असर छोड़ा। देखिए, एक बात तो साफ है, 1857 का विद्रोह कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि ये उन शिकायतों का नतीजा था जो सालों से, दशकों से लोगों के दिलों में जमा हो रही थी। असल में 1857 से काफी पहले ही देश के अलग अलग कोनों में विरोध की चिंगारियां उठ रही थीं। सन्यासी विद्रोह हो या संथाल विद्रोह, ये छोटे छोटे विद्रोह इस बात का साफ इशारा थे कि जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा लावा खौल रहा है। ये सब आने वाले एक बड़े तूफान के संकेत थे। ये सारे विद्रोह भले ही अपने अपने इलाकों के मुद्दों को लेकर हुए, लेकिन ये सब एक ही तरफ इशारा कर रहे थे, ब्रिटिश राज से बढ़ता असंतोष। कहीं धर्म पर हमला था, कहीं सैन्य अधिकारों पर, तो कहीं आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही थी। ये सब मिलकर एक बड़ी तस्वीर बना रहे थे। और इस असंतोष की सबसे बड़ी वजहों में से एक थी जमीन। अंग्रेजों ने भारत में 3 बिल्कुल नई भूराजस्व प्रणालियां लागू कीं। जरा सोचिए, सदियों से जो व्यवस्था चली आ रही थी उसे रातों रात बदल दिया गया। इससे किसानों और जमींदारों की आर्थिक कमर ही टूट गई और गुस्सा भड़कना तो लाजमी था। तो एक तरफ तो आर्थिक परेशानियां थीं और दूसरी तरफ अंग्रेजों की राजनीतिक नीतियों ने तो जैसे आग में घी डालने का काम किया। अब खतरा सिर्फ आम लोगों पर नहीं, बल्कि सीधे सीधे भारतीय रियासतों और उनके शासकों पर मंडराने लगा था। और इसी की एक मिसाल थी लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, या जिसे हम हड़प नीति भी कहते हैं। इसका नियम बड़ा सीधा था, अगर किसी राजा का अपना कोई बेटा नहीं है तो उसका राजपाट सीधे अंग्रेजों के कब्जे में चला जाएगा। ये भारतीय संप्रभुता और उत्तराधिकार की परंपरा पर एक सीधा हमला था। और देखिए कि ये नीति कितनी तेजी से लागू की गई। 1848 में सतारा, फिर 1849 में संबलपुर, 1853 में झांसी और 1854 में नागपुर। एक के बाद एक रियासतें अंग्रेजी हुकूमत में मिला ली गईं, जिससे पूरे देश के शासक परिवारों में डर और बेचैनी का माहौल बन गया। और बात सिर्फ हड़प नीति तक ही सीमित नहीं रही। 1856 में अंग्रेजों ने अवध पर कुशासन का बहाना बनाकर कब्जा कर लिया और नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया। डलहौजी का ये मशहूर बयान कि अवध एक चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में आ गिरेगी, उनकी विस्तारवादी सोच को साफ दिखाता है। तो अब माहौल कैसा था? राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, हर तरफ से देश गुस्से से उबल रहा था। पूरा देश एक तरह से बारूद के ढेर पे बैठा था, बस एक चिंगारी की देर थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि वो कौन सी एक घटना थी, वो आखिरी चिंगारी क्या थी जिसने इस दबे हुए गुस्से को एक बड़े महाविद्रोह में बदल दिया? और वो चिंगारी आई एक नई राइफल के कारतूसों से। ये एनफील्ड राइफल के कारतूस थे जिन्हें इस्तेमाल करने से पहले दांतों से काटना पड़ता था। और जब सिपाहियों के बीच ये खबर फैली कि इन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है, तो ये हिंदू और मुस्लिम दोनों के धर्म पर एक सीधा हमला था। और बस इसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। मंगल पांडे ने इसका खुला विरोध किया और उनकी शहादत ने आग में घी का काम किया। और फिर आई 10 मई 1857 की तारीख, जब मेरठ में सिपाहियों ने बगावत का बिगुल बजा दिया, अपने अधिकारियों को मार डाला और दिल्ली चलो का नारा लगाते हुए दिल्ली की ओर बढ़ गए। विद्रोह शुरू हो चुका था। देखते ही देखते ये बगावत की आग पूरे उत्तर भारत में फैल गई और इस लड़ाई में ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देने के लिए कई बड़े बड़े नेता और नायक सामने आए। दिल्ली इस विद्रोह का सांकेतिक केंद्र बनी, जहां मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का शहंशाह घोषित किया गया। हालांकि असली कमान जनरल बख्त खान के हाथों में थी। वहीं लखनऊ में बेगम हजरत महल ने अपने छीने हुए राज्य अवध के लिए मोर्चा संभाला। कानपुर में नाना साहब ने विद्रोह का नेतृत्व किया और झांसी का जिक्र हो और रानी लक्ष्मीबाई का नाम ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। उन्होंने तात्या टोपे के साथ मिलकर जो वीरता दिखाई वो आज भी हमारी कहानियों में जिंदा है। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ इन बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं थी। बिहार के आरा में 80 साल के कुंवर सिंह ने जिस बहादुरी से लड़ाई लड़ी वो कमाल थी।
वहीं बरेली में खान बहादुर खान ने मोर्चा संभाला। ये दिखाता है कि गुस्सा कितनी दूर दूर तक फैला हुआ था। आखिरकार बेहतर सैन्य ताकत और संगठन के चलते अंग्रेजों ने इस विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया। लेकिन इस हार के बावजूद इस विद्रोह ने भारत में कुछ ऐसे बदलावों को जन्म दिया जिन्होंने भविष्य की कहानी लिख दी। अब सवाल यह है कि विद्रोह आखिर असफल क्यों हुआ? वजहें कई थी। सबसे बड़ी वजह थी एक साझा योजना और समन्वय की कमी। ये लड़ाई ज्यादातर उत्तर भारत तक ही सिमट कर रह गई और कई नेता पूरे देश के लिए नहीं बल्कि अपनी अपनी रियासत को बचाने के लिए लड़ रहे थे। इस विद्रोह का असर इतना गहरा था कि ब्रिटिश राज की पूरी नींव हिल गई। सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म कर दिया गया और भारत सीधे ब्रिटेन की महारानी के शासन में आ गया। गवर्नर जनरल का पद अब वायसराय कहलाने लगा और सेना को पूरी तरह से बदल दिया गया ताकि भविष्य में ऐसी कोई बगावत ना हो सके। तो इस विद्रोह को आखिर क्या कहा जाए, इस पर आज तक बहस होती है। एक तरफ वीडी सावरकर जैसे विचारक इसे भारत की आजादी की पहली लड़ाई कहते हैं, वहीं आरसी मजूमदार जैसे इतिहासकारों का मानना है कि यह ना तो पहला था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये सोचने वाली बात है कि इसे किस नजरिए से देखा जाए। बेशक 1857 का विद्रोह अपने तात्कालिक लक्ष्य यानी अंग्रेजों को भारत से निकालने में नाकाम रहा, लेकिन इसने कुछ ऐसा किया जो शायद उससे भी ज्यादा जरूरी था। इसने पहली बार एक साझा दुश्मन के खिलाफ एक साझा पहचान का एहसास जगाया। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इसी घटना ने उस नए भारत के विचार की नींव रखी जो आगे चलकर अपनी आजादी की लड़ाई लड़ने वाला था।